अब डिविजिबिलिटी रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे मैं इतने स्टार नहीं लगाओगे, ये बहुत इजी भी है तो ये ऐसे भी हो जाएगी। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू, 0 2 4 6 8 लास्ट डिजिट होने चाहिए तो डिविजिबल है। ये सब मैं इतना डिटेल में नहीं करना चाहूंगा कि ये सबको आता है। 3 से कब डिविजिबल है, जब सब सम्स जो है सम होगा डिजिट्स का वो डिविजिबल हो जाएंगे 3 से, मतलब 2 3 4, तो इन 2 3 4 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, तो नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से, क्योंकि इसका जो समेशन है वो भी डिविजिबल है 3 से। लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होने चाहिए तो फिर वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 732, 32 डिविजिबल है 4 से, तो 732 भी डिविजिबल होगा 4 से। 5 से तब नंबर डिविजिबल होगा जब लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 होगी। 6, अब इससे ना एक प्रॉपर्टी अपन सीखते हैं 6 वाली से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 को अपन ने लिखा 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, राइट। अब 2 और 3 क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि अपन ने एक नंबर को ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड किया, जिनको मल्टीप्लाई करके वो नंबर तो आ ही रहा है, पर वो दोनों नंबर जो है ना उनका एक ही कॉमन फैक्टर है जो है 1। 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1। तो अब देखो ना कॉमन फैक्टर 1 ही है, तो ये नंबर कोप्राइम है। तो अब जो लॉजिक है, जो ट्रिक क्या सीखनी है वो ये है कि कोई सा भी कॉम्पोजिट नंबर हो, उसको अगर अपन ऐसे में किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करें जो कोप्राइम है, फॉर एग्जांपल 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15, ये अपन ने किया 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15। तो अगर अपन को ये चेक करना है कि वो नंबर 15 से डिविजिबल है नहीं है, तो अपन सिंपली ये चेक कर सकते हैं वो 5 और 3 से डिविजिबल है क्या। अगर वो 5 और 3 से डिविजिबल है तो 15 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। 5 और 3 को तो अपन को पता ही है ना कि क्या प्रॉपर्टी लगानी है, तो आधे कॉम्पोजिट नंबर्स की तो डिविजिबिलिटी रूल अपन ने इन 10 12 से ही कर ली ना। सिमिलरली 7 का एक एग्जांपल ले लेते हैं, वापस से 732 ले लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, लास्ट नंबर को डबल करना है, यानी 4 हो गया, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, 69 हो गया। अब ये जो 69 है ना, ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। कभी कभार होता है कि बड़ा सा नंबर हो 7 1 5 3 2, तो इसको बार बार लास्ट डिजिट लेके, जैसे 4 किया तो 4 माइनस कर देंगे, फिर जो भी नंबर आएगा उसमें इसको वापस 2 से करके मल्टीप्लाई, फिर वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब तक वो 70 के नीचे नहीं आ जाए ना, तब तक ये प्रोसेस करते रहो, क्योंकि 70 के नीचे सबको 7 की टेबल आती है, तो वहां से पता चल जाएगा। अगर तुम मान लो 3 डिजिट पे भी रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 70 के नीचे ही लाना है। अब 8 के लिए क्या करें, लास्ट 3 डिजिट चेक कर लो, जैसे यहाँ पे 4 के लिए लास्ट 2 किए ना, वैसे यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट चेक कर लो 8 के लिए। 9 के लिए क्या करना है, सेम 3 जैसे, बस जो सम है ना वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए 3 के लिए। 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। 11 के लिए नंबर ले लेते हैं एक और ऑफिस से समझाने के लिए, 5 3 2 3 2, तो ऑल्टरनेट नंबर जो है 5 2 7 9, और जो ये ऑल्टरनेट नंबर है 3 और 3 6, ये माइनस कर दो दोनों को, तो इसका आंसर 3 है। पर 3 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 12 के लिए यही देखो कॉम्पोजिट नंबर था, तो इसको को प्राइम में 2 में डिवाइड किया, ये दोनों को प्राइम है, तो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, तो 12 से डिविजिबल है, वरना नहीं है 12 से। सिंपल रूल है। अब 3 नंबर्स ऐसे हैं प्राइम नंबर्स, 13 17 और 19। ये जो 3 नंबर्स है ये जनरली इतने एग्जाम में आते नहीं है, पर बहुत बार, मतलब कुछ बार, एक्चुअली बहुत बार तो नहीं, पर 2 3 बार आए हुए हैं ये, तो इसलिए मैंने इनके डिविजिबिलिटी रूल यहाँ लिख रखे हैं। ये पीपीटी जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में इसका लिंक होगा, या फिर जो भी दे रखा है वहां से डाउनलोड करके एक बार ये 13 17 और 19 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ ले। एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने कहा था कि एंट्रेंस एग्जाम है तो कुछ छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि तुम्हें कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़े। डाउनलोड करो और पढ़ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25 125 और 625। कुछ नहीं है, इसको ऐसे लिखो, 5 स्क्वायर 5 क्यूब, पता है ना कि 5 स्क्वायर 5 क्यूब, और ये 5 की पावर 4 है। अच्छा, इस पे जब अपन पावर्स पे आएंगे तो एक तुम्हारा एक और जो होमवर्क है वो ये है, 1 से लेके 20 तक के सारे स्क्वायर्स आने चाहिए तुम्हें, पावर 2 जो होता है, और 1 से लेके 10 तक के तुम्हें सारे क्यूब आने चाहिए। ये तो मिनिमम आने ही चाहिए। ये आने से क्या होगा कि जब तुम्हारे क्वेश्चन जो आएंगे ना पेपर के अंदर, अगर स्क्वायर्स और क्यूब से रिलेटेड आए, तो तुम लोग उसको 10 10 सेकंड में कर लो,
कहीं भी लगाना हो तो याद है कर लिया, नहीं है तो फिर अब तुम यहाँ बैठ के मान लो 17 का स्क्वायर करना है तो ये 17 × 17 और ये करते रह जाओगे तुम लोग, इतना लंबा काम नहीं करना। तो ऐसे करो। अच्छा चलो इसकी भी एक ट्रिक बता देता हूँ। 7 7 49 होता है ना, तो 9 लिखो, 4 यहाँ लिखो। अपन ने क्या किया, इन दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है, क्रॉस करना है। 1 7 1 7 है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो 7 और इसको किया 7, इन दोनों को ऐड किया और जो कैरी ओवर था वो भी ऐड कर दिया। तो 7 + 7 14 और 4 18, 1 वापस कैरी ओवर हो। और अब इन दोनों को करना है, 1 1 = 1 और +1 289, चेक कर लो यही आएगा आंसर। ये कितना क्विक हो गया। अब मुझे मान लो 65 × 65 करना है, तो मैं वो ऐसे नहीं है कि पहले ये लाइन लिखी फिर क्रॉस लगा के ये लिखा और फिर निकाला, कुछ नहीं है। 5 5 = 25, 2 कैरी ओवर 30, 6 5 = 30 होता है, 30 + 30 60, 2 कैरी ओवर 62, 6 कैरी ओवर 6 6 = 36 और 6 42, बस आंसर आ गया। 4225 है इसका आंसर। ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि अपन कैसे एडिशन फटाफट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फटाफट कैसे कर सकते हैं, डिवीजन कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। कभी भी किसी भी एक्सपीरियंस देने की, गाइडेंस लेने का मतलब क्या होता है, यही होता है कि ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती है ना, वो आदमी ये बता सकता है आप। और ये छोटी छोटी ट्रिक्स है ना, आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत मदद कर सकती है, क्योंकि इससे टाइम बहुत बचता है। तो अपन बाद में ये सब करते रहेंगे, ये सब ट्रिक्स तो आती रहेगी, पर अपन ये डिविजिबिलिटी रूल चेक करते कि है क्या। देखो अब स्क्वायर है, क्यूब है, 4 है, तो कुछ नहीं करना। स्क्वायर है तो लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी, 25 से डिविजिबल है नहीं है। क्यूब है तो लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करनी है कि 125 से डिविजिबल है या नहीं है। और 4 टाइम्स है पावर, तो फिर इसको लास्ट के 4 डिजिट चेक करने हैं। इतनी कोई खास बात है नहीं, बस कितने डिजिट चेक करने ये पता होना चाहिए। तो अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये स्लाइड ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट लिख करके मैं तो इसको काट दूंगा, मुझे ये स्लाइड एकदम इंपॉर्टेंट नहीं लगी। कुछ नहीं है, ये बेसिक रिजल्ट्स है। ये रिजल्ट्स अपने को बचपन से आते हैं। अब क्या करना है कि, अरे ये देखो, मतलब मेरी मैथ्स थोड़ी ठीक है, वो बात सही है, पर इंग्लिश इतनी बुरी भी नहीं है कि मुझे स्पेलिंग में गलत ही दे दिया। ऐसे थोड़ी होता है। चलो एल लगा देना, कोई बात नहीं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू ऑड्स नंबर्स जो होते हैं वो इवन होंगे यार, सीधी सी बात है, अपन ने बचपन से किया। ऑड प्लस माइनस ऑड इज इवन, सेम यहाँ है, इवन प्लस माइनस इवन इज ऑल्सो इवन। ऑड इवन अगर कर रहे हैं ऐड सब्ट्रैक्ट तो ऑड आएगा रिजल्ट यहाँ पे। इवन इंटू इवन इवन होता है, ऑड इंटू ऑड ऑड होता है, ऑड इंटू इवन इवन होता है। और इवन की पावर ऑड इवन या कुछ भी हो तो आंसर तो इवन ही आना है। ये सब बातें अपन को पता है, बचपन से कर रहे हैं। सिमिलरली ऑड की पावर ऑड इवन है तो आंसर तो ऑड ही आएगा। ये देख, कोई इसमें संदेह की बात है। अभी भी अगर कुछ संदेह रहा है तो मैं ऐसे कुछ खास कर नहीं सकते, ये सब जन्म सिद्ध है। अब जब से जन्म लिया है तब से यही है, तो फिर अब क्या करें। ठीक है। अब मेन पार्ट तो ये इम्पोर्टेंट है। ये आपको आता है तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर क्वेश्चन आया तो। वैसे क्वेश्चन कम आते हैं, पर आता है तो फिर ये आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। n अगर ऑड है तो n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 24 से डिविजिबल है। बहुत आसान सी बात है, जैसे झंडे वंडे नहीं गाड़े हुए। 3 ले लेते हैं n की वैल्यू, क्योंकि n ऑड है, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 8 हो गया ना, 9 माइनस 1, 8 इंटू 3 24 है। अब ये नंबर तो 24 से डिविजिबल नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी यही है। n अगर ऑड नंबर है तो ये 2 की पावर n प्लस 1 जो है वो 3 से डिविजिबल है। n ऑड है, 3 ले लेते हैं, तो 2 क्यूब इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली 2 की पावर n माइनस 1 जो है वो डिविजिबल होगा 3 से, अगर n एक इवन नंबर है। सिमिलरली यहाँ पे n अगर ऑड नंबर है तो 2 की पावर n प्लस 1 जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। n अगर इवन नंबर है तो 2 की पावर 2n माइनस 1 जो है वो डिविजिबल होगा 5 से एज वेल एज 15 से। अब वो चेक कर लेना कैसे होगा। ये मेरे ख्याल से ये 2 की पावर 2n प्लस 1, ओके, ये करेक्शन कर लेना। चलो अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एक और बार, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक बार हटा देना। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो इस पे तो एकदम ही क्वेश्चन आते काम नहीं है। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 विल ऑलवेज लीव अ रिमाइंडर 1। वापस से देखो, ऑड नंबर आती है, मैं तो 3 लेता हूँ, मुझे 3 बहुत पसंद है। 3 का जो स्क्वायर है वो 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा। सही बात है, यानी एकदम सही है। 9 का
जो है 8 से डिवाइड करने को रिमाइंडर 1 ही आएगा। ये जो है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर n ऑड नंबर्स लिए शुरू के n ले लेते हैं भाई 1 3 और 5 तीन ऑड ले लेते हैं, तो इसका जो सम है 9 आ गया। ये सम n स्क्वायर के इक्वल होगा। कितने नंबर लिए मैंने, 3 नंबर लिए, तो ये 3 का स्क्वायर के इक्वल है। 4 लोगे तो फिर इसके लिए फिर इवन के लिए ये वाला करना पड़ेगा, तो अपन इवन भी एक बार देख लेते हैं। 2 + 4 + 6 + 8, तो ये हो गया 10 and 20। 20 कैसे आएगा, 4 नंबर लिए तो 4 और 4 + 1 5, तो ये आ गया 20। तो ऑड लोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इवन लोगे तो n + 1 की कंडीशन सेटिस्फाई। इतनी सी बात। अब आते हैं अपन को प्राइम कॉम्पोजिट नंबर। को प्राइम तो मैंने तुम्हें बता ही दिया ऊपर की स्लाइडों में कि होता क्या है, कुछ ऐसा खास है नहीं। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन, इतना कुछ खास है नहीं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, नंबर ऑफ फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ये जो टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, पर ये इतनी बार एग्जाम में नहीं आता। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत बार आता है। अब इस टॉपिक में एक टॉपिक जो रिलेटेड है ना, इसका लॉजिक है ना P&C, मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, अब अपन इसको एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में कर लेते हैं कि ये आता कैसे है। इसको जैसे अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब 2 से कम पावर क्या क्या हो सकती है, या तो पावर 1 हो सकती है या पावर 0 हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पे पावर 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहे हैं। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर 3 है और ये 3 है, इन दोनों को अरेंज करने का जो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा वो 3 × 3 9 हो जाएगा। पर अपन को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो आता नहीं है, तो लॉजिक है कि आया कैसे। तो अपन क्या करते हैं कि ये जो 2 है ना, इसमें +1 कर दो तो 3 आ जाएगा। 2 है तो +1 कर दो 3 आ जाएगा, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी 9 आ रहा है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 25। 25 को लिख सकते हैं अपन 5²। तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके हुए, ये जो है इसको +1 कर दिया, 3 हो गए। अब 3 कैसे हो सकते हैं, देखो 5 × 5 हो सकता है, 1 × 25 हो सकता है, और 25 × 1 हो सकता है। 3 तरीके हैं ना। तो ये बस इसी को रिप्रेजेंट करेगी, इसको अरेंज करने के प्राइम फैक्टर्स या फिर कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, वो 3 वेज होंगे। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए यही एग्जांपल ले लेते हैं अपन। 100 है 5 × 2 × 5 × 2, मतलब 2 2 आ रहा है। तो अब क्या करना है, अगर 100 के जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी ये तरीके बन रहे हैं ना, जैसे इसके 3 तरीके हैं, तो इसमें जितने भी नंबर आ रहे हैं इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, अपन को नंबर लिखना है 100 और उसकी पावर इस कर देनी है 5 + 2 7, 100 की पावर 7। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, जितने भी इसके फैक्टर्स है, तो अपना आंसर 100 की रेज़ टू द पावर 7 ही आएगा आंसर। ठीक है, अब करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंस क्या है, तुम बोलोगे यार मैथ्स का टॉपिक है, मैथ्स में इंपॉर्टेंट हो तो मैथ्स में क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल नहीं है ऐसा। मैथ्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन एक भी नहीं आता। ठीक है, ऐसे गुस्सा मत, तो इंपॉर्टेंट है फिर भी। क्यों है, अब किसी ने भी अगर एनालाइज किया हो तो ये एक पेपर होता है IIM इंदौर का, IP MET इंदौर, होता है कि नहीं होता है। तो इस पेपर को जब अपन एनालाइज करते हैं, तो जब इसका MCQ सेक्शन आता है ना, उसके अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के, जो अपन को देते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में वैसा कट ऑफ क्लियर हो जाती है। इस बार जो MCQ का जो सेक्शन की कट ऑफ थी ना, वो 20 नंबर से भी कम, या फिर 20 से थोड़ी 1-2 नंबर ज्यादा थी। पर एक तरीके से तुम्हारी कट ऑफ बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है IIM इंदौर की बुक में। अगर तुम ये 5 क्वेश्चन करते हो, ये 5 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे DI के, डेटा इंटरप्रिटेशन। इस बार LR सेट आ गया था, पर मेजोरिटी टाइम्स DI सेट आया है अभी तक IIM इंदौर के। तो अब DI सेट करते हैं ना, तो DI सेट सॉल्व करने के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, जो ये पढ़ा ही रहा हूँ, और दूसरा होता है परसेंटेजेस, जो अपन करेंगे, और एक होता है अप्रोक्सीमेशन। ये 3 ट्रिक्स आने से आपका एक DI सेट बहुत फटाफट सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब आज अपन जो टॉपिक कर रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। तो ये टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में कुछ नहीं है, देखो मैं तो एक ही डायग्राम बनाऊंगा, उसमें ही सब समझ जाएंगे। नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं है, एक और बार रिवाइंड करके वीडियो देख लेना। वीडियो का फायदा क्या है, यही तो है ना, जितनी बार रिवाइंड करोगे उतनी बार तो देख सकते हो। तो
n1 n2 को कंपेयर करना है तो n1 इंटू d2 करो, मतलब ये ऑल्टरनेट वाला यहाँ से लिया और इसको मल्टीप्लाई, और n2 इंटू d1 किया। जो भी बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है। यहाँ पे n2 d1 अगर बड़ा है तो ये n2 बाई d2 वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। एक तरीका तो ये है, पर अगर बड़े बड़े फ्रैक्शंस है तो अपन कैसे कंपेयर करें? इस मेथड से तो नहीं कर सकते ना। मान लो 1 1 5 अपॉन 2 2 1 है, और 3 3 है अपॉन 1 1 1 1 है, तो अब इनको तो मल्टीप्लाई करके अपन ये कंपेयर नहीं कर सकते ना कौन सा बड़ा है। तो इसमें अपन ये यूज करते हैं कि परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में। अब परसेंटेज जिसका बड़ा है उसका इम्पैक्ट आएगा फ्रैक्शन, सीधी सी बात। डिनोमिनेटर का परसेंटेज बड़ा है चेंज, तो फिर डिनोमिनेटर का इम्पैक्ट आएगा। अब इम्पैक्ट क्या होता है? अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर इज राइजिंग, तो फ्रैक्शन इज गेटिंग स्मॉलर। सिमिलरली डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग, तो फ्रैक्शन इज गेटिंग बिगर। इसका जस्ट ऑपोजिट न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में अगर बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन बढ़ेगा, घट रहा है तो फ्रैक्शन घटेगा। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे अपन फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं, एक तो परसेंटेज चेंजेस और एक अपना एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आंसर ले लो। सिंपल है, इसके अलावा कहीं भी ज्यादा तीर मारने की जरूरत नहीं है। ये दो ही ऐसे मेथड है जिनसे तुम्हारा काम आसान है। अब ये ब्लैंक स्लाइड है, तुम लोग देख के खुश हो गए, बोले खाली अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक टॉपिक जो है अपना HCF LCM वो बहुत आसान है, तो मैंने उसके नोट्स नहीं लिखे हैं, मैं उसको ऐसे ही पढ़ा दूँ। HCF और LCM बचपन से करते हुए आ रहे हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कुछ नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि एक नंबर जो आपके दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है और वो सबसे बड़ा है। एक एग्जांपल लेते हैं 100 और 250, तो ये क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, यही फैक्टराइजेशन होगी ना इसकी। इसकी होगी 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। इसको ऐसे लिख देते हैं 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, और इसको लिख देंगे 5 क्यूब इंटू 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो ऐसा नंबर निकालना है जो दोनों को डिवाइड करे और वो सबसे बड़ा होना चाहिए। इसकी क्या ट्रिक होती है कि जो भी कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर लो। 5 है दोनों में, लोएस्ट पावर क्या है 2, तो 5 की पावर 2 ले ली। 2 है, लोएस्ट पावर क्या होगी, यहाँ पे 1 है तो 2 की पावर 1, क्या आया 25 इंटू 2 50, तो 50 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा HCF। अब करना है अपन को LCM, तो क्या करना है, सेम चीजें निकालना तो यहीं से है, पर इस बार लोएस्ट पावर की जगह हाईएस्ट पावर लेंगे। 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 में हाईएस्ट पावर है 5 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 2। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 125। देखो 5 का क्यूब है तो आना चाहिए, आंसर है 500। ये जो है इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक जो इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर 500 जो है इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो इससे एक रिजल्ट आता है कि 500 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 1000 ले लो, 1500 ले लो, या जो भी ले लो आगे के, ये जितने भी नंबर होंगे ना ये दोनों से डिविजिबल होंगे। मतलब 100 और 250 जो है ना इन सभी नंबर्स के फैक्टर्स। ये जो प्रॉपर्टी है ना कि ये फैक्टर्स होंगे या क्या होंगे, ये सब आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो एक टॉपिक है वो है रेसेस, इनमें ये काम आएगा। अब देखो यहाँ पे HCF LCM में अपन TSD में भी लगा रहे हैं। एक होता है टाइम एंड वर्कर्स वाला, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट काम आता है। इसलिए नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट हर जगह काम आते हैं। अगर HCF LCM निकालना नहीं आएगा ना तो ये टॉपिक में आधे क्वेश्चन तो तुम लोग गलत ही होंगे सारे, चाहे कितना ही तुमने ये टॉपिक मास्टर कर रखा हो, पर अगर तुम्हें ये क्लू नहीं है कि HCF निकालना है या LCM निकालना है तो क्वेश्चन 100% रॉन्ग। अब HCF का एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं है पर बहुत कॉमन एक मेथड है जो यूज करते हैं, वो ये होता है कि लॉन्ग डिवीजन से। लॉन्ग डिवीजन में क्या करना है, बड़ा नंबर यहाँ लिखो, छोटा नंबर यहाँ लिखो, इनको डिवाइड करो। 2 टाइम्स 200 50, अब 50 से डिवाइड करना है अपन को 100 को, 2 टाइम्स 100 रिमाइंडर 0। तो जिस भी नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है ना वही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे 50 आ रहा है। आगे समझ, चलो तो इसी के साथ अपना नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है ना वो खत्म हो चुका है। मैंने बहुत इजीली ये टॉपिक समझाया है, इतना कुछ टेक्निकल वर्ड्स मैंने यूज करे नहीं है। तो अब अगर बाय चांस अभी भी किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन रीच अस ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन रीच अस ऑन आवर
Instagram handle. You can contact us personally. मंगेश भैया हैं, अर्नब भैया, सब बहुत हेल्पफुल है, कोई भी मना नहीं करेगा. बट ट्राई टू रीच अस, तभी डाउट क्लियर होंगे, और डाउट क्लियर होंगे तो आपको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा. So thanks for taking out your valuable time of your preparation to watching this video, and we hope that you liked it and you would be further motivated. तो एक सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों को, और वापस आना. नया वीडियो आएगा तो देखना है, तभी तो बनेंगे ना वीडियोस. तो तब तक के लिए गुड बाय, सी या, टाटा.